Hello guys, this is Sigma Institute of Excellence and I am निखिल सोलंकी। और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 1 चैप्टर 12 स्टैंडर्ड 9 इम्प्रूवमेंट इन यस फूड रिसोर्सेज। अब क्या पढ़ना है बच्चों को, और काफ़ी सारे टीचर्स को भी इस चैप्टर को पढ़ाने में कंटाल आता है, बिकॉज साइंस में एक एसएस जैसा चैप्टर डाल देते हैं ये लोग। ठीक है, मेरे हिसाब से इसको एसएस जैसा ही चैप्टर बोलते हैं। हम माल न्यूट्रिशन ये सब वर्ड्स सब फिर साइंस के लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हम एसएस में भी पढ़ते रहते हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आप स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, पर फिर भी बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है। ठीक है ना। और देखो, जैसे हम कभी भी कोई वीडियो बनाते हैं तो वो साइंस में बहुत डिटेलिंग करते हैं, बट यहाँ पे जैसे एसएस के हिसाब से मैं वन लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा, ज़्यादा मतलब उसको खींचूंगा नहीं। ठीक है, समझ रहे हो। स्टार्ट करते। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, चलो इम्प्रूवमेंट करना कोशिश करते गाइस। और मैं आपको, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आपने मेरे जैसी पढ़ाई कहीं पे नहीं की होगी दोस्तों। मैं आपको, आप कहीं पे भी हो, आपको पढ़ाई के लिए हंगरी बनाऊंगा गाइस, क्योंकि मैं हूँ सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का इकलौता वारिस, सिग्मा सर। ओके, तो प्लीज़ मेरे साथ पढ़िए। मैं आपको आज जैसे पढ़ाऊंगा गाइज, आपको ऐसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। क्यों? क्योंकि आज पढ़ना जरूरी है सनम। ओके फाइन। वी ऑल नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, अगर मुझे लगेगा कि आपको कोई पर्टिकुलर स्पेलिंग नहीं आता है, मतलब नहीं आता है, मतलब नहीं आता है, उसका ट्रांसलेशन मैं करके दूंगा, गुजराती में करके दूंगा। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सजीव। ठीक है ना। नीचे कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि सर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, और ऑर्गेनिज्म और ये एस मतलब प्लूरल। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसको खाना चाहिए। ठीक है ना, खाना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ कार्बन बेस है। हमारे अर्थ के ऊपर कार्बन बेस्ड लाइफ है। ठीक है, कोई डाउट है। और बेसिकली हम जो खाना खाते वो भी बेसिकली कार्बन बेस होता है। लेकिन फूड के अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फेट होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है। कोई डाउट है बेटा? देखो, फूड के अंदर क्या होगा बेटा, देखो जैसे अंडे खाते हो आप, अंडे के अंदर जो अंदर वो यॉक होता है, वो यॉक ही बोलते हैं शायद, येलो येलो कलर का होता है ना। ठीक है, उसके अंदर फेट होता है, लेकिन उसके ऊपर जो लिक्विड थिंग्स होता है ना, बॉयल करके खाते हो तो व्हाइट कलर का हो जाता है बेटा। मैंने कभी खाया नहीं है बट देखा है। ठीक है ना। तो उसके अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता ही है रोटी वगैरह चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब C6H12O6, क्योंकि मम्मी को ग्लूकोज पसंद है। टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। जब भी आपको वीकनेस सी लगती है, क्रिकेट खेल के आते हो, ठीक है ना, बैडमिंटन खेल के आते हो, जब भी आपके अंदर आजकल तो जैसे हमारे 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनको आजकल वॉलीबॉल बहुत पसंद है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को वॉलीबॉल पसंद है। तो मम्मी बोलती है बेटा आप ग्लूकोज ले ले। तो कार्बोहाइड्रेट्स का एक स्वरूप है C6H12O6। ठीक है, फिर होता है खाने में फेट होता है, फिर होता है विटामिन्स होता है, फिर होता है मिनरल्स होता है। आप समझ रहे हो, हमारे खाने में फूड हमको क्या क्या देगा बेटा? हमें प्रोटीन देगा बेटा, हमें कार्बोहाइड्रेट्स देगा बेटा, हमें फैट्स देगा बेटा, हमें क्या देगा? विटामिन्स देगा, फिर हमें मिनरल देगा, PCFEM। कोई डाउट है? देखा नहीं है बेटा? नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, ऑल ऑफ विच आर रिक्वायरमेंट, ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट। अब इन सब चीज़ों की, देखो, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, हमें फैट्स की, हमें विटामिन्स की, हमें मिनरल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें हमारे बॉडी का विकास करना है। हमें क्या करना है? बॉडी को डेवलप करना है, हमें हमारी बॉडी का ग्रोथ करना है, और एट द सेम टाइम हमें हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कोई डाउट है आपको? आपको प्रोटीन क्यों चाहिए? आपको कार्बोहाइड्रेट्स क्यों चाहिए? आपको फैट्स क्यों चाहिए? आपको विटामिन क्यों चाहिए? आपको मिनरल्स क्यों चाहिए? क्योंकि आपको बॉडी का डेवलपमेंट करना है, आपको बॉडी का ग्रोथ करना है, और हेल्थ। सर डेवलपमेंट और ग्रोथ अलग अलग चीज़ है। यस, दोनों अलग अलग चीज़ है। आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो इकोनॉमी में इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे भी पढ़ा सकता था, लेकिन इतना टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें तो ये चैप्टर 10 पेज का है और थियोरेटिकल चैप्टर है, उसको ख़त्म करना है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। जो प्लांट्स और एनिमल्स है, कैसे सर? देखो, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं क्या खाऊंगा? बेसिकली प्लांट बेस्ड खाना खाऊंगा। जैसे कि कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। ठीक है ना। कोई डाउट है? अगर वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं तो वो प्लांट्स भी खाते हैं और वो एनिमल्स भी खाते हैं।
तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। हमारे लिए खाने का मेजर सोर्स क्या है, या तो प्लांट या तो एनिमल। ऐसा नहीं, प्लांट और एनिमल दोनों, क्योंकि कुछ लोग दोनों खाते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। वी ऑप्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब सर क्या, एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या सर, एनिमल को हस्बैंड बनाना है ना बेटा। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या बेटा, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, पशु पालना मतलब पशुओं को पालना, ठीक है ना। ये यहाँ पे समहाउ लिखा नहीं जा रहा है मेरे से, वो क्या है, आउटडेटेड एरिया है, पालन ऐसे लिखते, ठीक है। समहाउ वी ऑप्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड, हमें ये सब खाना कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है और एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है। मतलब या तो खेती से मिलता है या तो हम क्या करते हैं, पशुपालन से, जैसे भेड़ बकरियों को पालते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो गाय से हमें दूध भी मिल जाता है, ठीक है। अगर कोई बकरी पाल रहा है तो उससे दूध तो निकालता है, लेकिन आपको पता है बकरी को काट के उसका मांस भी लोग खाते हैं, ठीक है ना। फिर मर्गा, मर्गी समझते हो, HENN, H फॉर HEN, हैन, हैन माने हैन, ठीक है ना, ऐसा कुछ बचपन में पढ़ते थे। We read in newspapers that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry। मतलब कि क्या, कुल मिला के आप हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि इतने सारे एफर्ट्स की जाती है, मेहनत की जाती है, आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करना है, प्रोडक्शन। मतलब एग्रीकल्चर में भी अगर हम गेहूं उगा रहे हैं तो अगर पहले हम गेहूं 10 किलो उगा रहे हैं तो अब हमें ज़्यादा उगाना है, 11 किलो, 12 किलो, 13 किलो, मतलब हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है। और अगर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में भी प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसे, मतलब कोई वो HEN हैन, अगर कोई पहले कोई हैन महीने के 25 अंडे दे रहे हैं तो हम चाहेंगे वो 30 अंडे दे, आप समझ रहे हो। हम चाहेंगे तो कोई एक्स्ट्रा इंजेक्शन दो ताकि वो ज़्यादा अंडे दे बेटा। वाई इज़ दिस नेसेसरी, ऐसा क्यों नेसेसरी है, क्योंकि हम जो मनुष्य है, हम जो ह्यूमन बींग्स है, हमने भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ाने में कुछ कमी रखी नहीं है। आपको पता ना होना चाहिए, हमारी आज़ादी 1947 में हम अप्रोक्सीमेटली 37 करोड़ थे। कितने थे बेटा, 37 करोड़, और आज की तारीख में हम 140 प्लस करोड़ है। हमने 103 करोड़ तो ऐसे ही बढ़ा दिए हैं। तो ये लोगों के लिए हमें क्या ज़्यादा खाना नहीं चाहिए होगा, ऑब्वियसली चाहिए होगा। जैसे ही किसी के घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसके घर में मिल्क, बिस्किट, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ जाती है। कोई डाउट है बेटा, कोई बिल्कुल भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना। आपने व्हाई इज दिस नेसेसरी, मैंने रीज़न दिया। व्हाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने बताया तो सही। जैसे ही एक घर में बच्चा पैदा होता है, उस घर में दूध की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो फिर क्या, पहले आप जितना दूध लाते थे, जितना गेहूँ लाते थे, धीरे धीरे उतने गेहूँ से, उतने सामान से हो जाएगा, नहीं होगा ना। क्योंकि हमको तो क्या पसंद है, हमको तो पॉपुलेशन पसंद है, हमको तो क्या पसंद है, हमको तो पॉपुलेशन पसंद है। हम पॉपुलेशन तो मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहे हैं। इंडिया इज वर्ल्ड नंबर 1। हम किसी और चीज़ में, ओलंपिक्स में हम मेडल लाए ना लाए, हमारा काम ओलंपिक्स में मेडल लाए ना लाए, लेकिन अगर पॉपुलेशन में अगर कोई हमें गलती से भी हमारे साथ कंपटीशन करना चाहे, सही स्पेलिंग है, थोड़ा कर्सिव राइट एंड हाई लेवल का है, ठीक है ना, पॉपुलेशन में कोई हमारे साथ कंपटीशन करने आ जाए, हम बोलेंगे भाई आजा बेटा, तेरी औकात से बाहर है, ठीक है। तो ओलंपिक मेडल, और हम क्यों लाए भाई ओलंपिक में मेडल, हमें ज़रूरत ही क्या है, हमें तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडल है हमारे पास, पॉपुलेशन, ठीक है ना। कोई डाउट है, देखो यहाँ पे सब रीजंस लिखे। इंडिया इज़ वेरी पॉपुलस कंट्री, हमारे देश में लोगों की बिल्कुल भी कुल मिला के कमी नहीं है, और होनी चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। कोई ऐसा गलती से भी बोल नहीं सकता कि हम आपसे ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं। आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन, देखो 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, ठीक है। इनको ऐसा लिखना चाहिए ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन, इनको क्या बोलना चाहिए, आवर पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन पीपल, आप समझ रहे हो, एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग। बुक में ये लोग मतलब ऐसे थोड़ा बस्ती कम दिखा दिया, फिर भी ये सही है। इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री, आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन पीपल, एंड अभी भी हम बिल्कुल अटके नहीं हैं, हमें तो और बच्चे चाहिए बच्चों। एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन, अगर ये बच्चे पैदा हो गए, जैसे ही ये पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्या हमें खाना नहीं चाहिए होगा, हाँ हमें खाना चाहिए होगा, क्योंकि सबसे पहली लाइन क्या थी, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको खाना चाहिए।
वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। हमें बहुत जल्दी, वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। हमें, बिलियन मतलब कैसा बेटा, 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़। मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करके देता हूँ इस नंबर्स को, ठीक है ना, इस नंबर्स को मैं क्लैरिफाई करके देता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चले कि ये क्या बोलना चाहते हैं। मैं साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो 100 करोड़ यानी 100 के बाद 7 zeros, 1 2 1 2 1 2, इसका भी क्वार्टर से ज़्यादा यानी 1/4 से ज़्यादा, इसको यानी 25 करोड़ से ज़्यादा, 25 करोड़, और उसके पीछे भी टन्स। आप समझ रहे हो क्या लिखा है? एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमें बहुत जल्दी, वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन। ग्रेन समझते हो ना, ग्रेन्स। अगर ये नहीं समझ रहे हो, गूगल करो बेटा ग्रेन में क्या आ जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो, इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हो। एवरी ईयर दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड। अब ऐसा कब हो सकता है, हम ग्रेन कैसे उगा सकते हैं, ठीक है ना, यस, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड के ऊपर फार्मिंग करो और ग्रेन उगा लो। बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। अब ये देखो नई चीज़ बोल दी, इंडिया इज ऑलरेडी, मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास जितना एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल था उसके ऊपर हमने कल्टीवेशन कर दिया है ना, इंटेंसिवली, तीव्र तरीके से बोल दो। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। मतलब कि भाई जितना जमीन था वो सब यूज कर लिया है, अब इसके अंदर एरिया कैसे ऐड करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स। क्रॉप्स मतलब क्या बेटा, एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, और लाइव स्टॉक मतलब क्या, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसका मतलब क्या, कुल मिला के ये ऐसा बोलना चाहते बेटा कि देखो लैंड तो हम ऐड करने से रहे, हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। मतलब जितना लैंड हमारे पास है उसमें ही ऐसा कुछ करो कि उसमें ही प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है ना। एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड, ये जो फूड डिमांड है, बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लेड टू सम सक्सेस सो फार। देखो ये जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमारी जो फूड डिमांड है, ये फूड वो है, हमारे देश में फूड डिमांड है वो प्लस 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 होती जा रही है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। डिमांड मतलब मांग, ठीक है। ये क्या सिनारियो, इकोनॉमिक टर्म है ये एक्चुअली। मतलब जब आप जाके नीचे प्रोविज़न की स्टोर के ऊपर बिस्किट मांगते हो ना कि चचा एक बिस्किट दे दो हमें 5 रुपये वाला, आप 5 रुपये देते हो और वो आपको एक बिस्किट सप्लाई करता है, ठीक है, वो आपको एक बिस्किट सप्लाई करता है। आपने डिमांड की, उसने सप्लाई किया। एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, ये जो फूड प्रोडक्शन बढ़ाया, हैव लेड टू, थोड़ा बहुत सक्सेस अभी तक हमें मिला है, अभी तक थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है। वी हैव हैड ग्रीन रेवोल्यूशन, हमने हमारे देश में एक बार हरियाली क्रांति देखी है, ठीक है। हरियाली, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। हरियाली क्रांति हमने अभी तक देखी है। नाउ व्हाट इज ऑल दिस अबाउट, यहाँ पे हमारे देश में हर जगह पे ग्रीनरी हो गई थी। एंड इट इज़ नॉट दैट ओनली ग्रीनरी, मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट घास फूस, जो भी खाने लायक चीज़ थी उसका हद से ज़्यादा प्रोडक्शन। उससे पहले हम वीट भी दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाते थे। वीट भी इंपोर्ट मतलब किसी और देश से मंगवाना, है ना, आयात गुजराती में बोलते हैं, ठीक है। वीट भी इंपोर्ट करवाते थे, लेकिन अब एक्चुअली समटाइम्स हम खुद उसको एक्सपोर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम खुद इसको एक्सपोर्ट करते हैं, गुजराती में इसको निकास बोलते हैं, हमारे देश में से दूसरे देश में किसी चीज़ों को बेचना। तो हम एटलीस्ट आत्मनिर्भर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं बेटा? आत्मनिर्भर हो चुके हैं। वी हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन, हमने हरियाली क्रांति लाई, विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारे देश में, जिसका मैंने एग्जांपल दिया, हमारे देश में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा है।
वी हैव ऑल्सो हैड द वाइट रिवॉल्यूशन। आपको ये नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में आप जब आओगे, अगर बुक चेंज नहीं होगी गुजराती मीडियम की, ठीक है, तो गुजराती मीडियम सॉरी इंग्लिश मीडियम में गुजराती सेकेंड लैंग्वेज आता है, ठीक है ना, आपको पता है इंग्लिश मीडियम में गुजराती सेकेंड SL होता है, ठीक है। उसमें एक चैप्टर है श्वेत क्रांतिना प्रणेताओ, ठीक है, प्रणेताओ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और दूसरा कुछ नीलकंठ जैसा नाम है। चाय पी रहा हूँ, उसका आवाज़ आ रहा है बच्चों, टेंशन मत लेना, समझ रहे हो। ये इसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। ये श्वेत क्रांति क्या है, किधर गया बच्चों, ठीक है, एक मिनट, हाँ बच्चों में गायब हो गया। श्वेत क्रांति यहाँ पे था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हर एक हमारे देश में हर जगह पे हरियाली हरियाली हो गई। एट द सेम टाइम वी हैव ऑल्सो हैड द वाइट रिवॉल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आया, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरियाली क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब श्वेत क्रांति। अब श्वेत क्रांति मतलब क्या, सफेद कलर मतलब इंडिया की क्रांति ना, दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया, टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। तो ये जो अमूल के डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बड़े फेमस है बेटा, गूगल कर लेना। इनके प्लान से, और इनके साथ कोई नीलकंठ, मेरे को प्रॉपर नाम अभी याद नहीं आएगा, ठीक है, इन्होंने इतना प्लान किया कि पूरे देश में दूध की नदियां बहने लगी। ये सब बोलने की बात है, मतलब बोलने का मतलब एक नदियां तो नहीं बह रही थी, लेकिन हर जगह पे दूध दूध हो गया था, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दिया मैंने। इसको हाइपरबोल बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ते हो ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोल, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है बेटा, पढ़ा लूंगा, टेंशन मत ले तू। which has led to better and more efficient use as well as availability of, आया white revolution मतलब इसकी वजह से which has led to better and more efficient use as well as availability of milk, हर जगह पे दूध मिलने लगा और अच्छे से मिलने लगा, क्योंकि जैसे ही हमारे बच्चे, हम क्या करते हैं, हमारा पॉपुलेशन ग्रो करते ही रहते हैं, तो उनको दूध भी तो चाहिए ना। एक बार आप किसी को खाना नहीं दोगे ना तो चलेगा मेरे हिसाब से, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन किसी को दूध या चाय नहीं दोगे ना तो वो थोड़ा हल्का सा पागल हो जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एकदम POV होता है ना, आपकी जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, समझ रहे हो, ये आपकी POV जनरेशन है। कैन वी मूव ऑन, हाउएवर दिस रिवॉल्यूशंस मीन दैट आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली। इसका मतलब क्या, ये जो आपने रिवॉल्यूशन लाए, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, आपने वाइट रिवॉल्यूशन लाया, क्रांति लाई, अब जब आपने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, इसका मतलब क्या, आपने इंडिया में जितना भी लैंड था उसको बहुत अच्छे से, इंटेंसिवली, बहुत खतरनाक तरीके से यूज़ कर लिया। अगर आपने दूध, सफ़ेद क्रांति, श्वेत मतलब सफ़ेद, अगर आपने श्वेत क्रांति लाई है, उसका मतलब क्या, आपने अपने नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी कुदरती रिसोर्सेज है, बराबर है, आपके पास जितने भी संसाधन हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है, बहुत खतरनाक तरीके से यूज़ किया है। अब इससे ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन करना शायद नामुमकिन हो, ठीक है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, देर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कंप्लीटली। अब इतने लेवल पर, मतलब हरियाली क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई, शायद ऐसा हो जाए, है ना, कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्सेज, देखो नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर भी 10th स्टैंडर्ड में SSS में आएगा कि रिसोर्सेज किसको बोलते हैं। देखो, अगर कोल हमें ज़मीन से मिल रहा है तो कोल रिलेटेड हमें कुछ काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है, और हम ज़्यादा कोयला यूज़ कर रहे हैं तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वैसे ही जैसे हमने ये ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए लैंड का यूज़ किया तो हम धीरे धीरे वो लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपको पता है 2 या 3 साल में उसकी नेचुरल कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, फिर हम बहुत सारा दूध निकाल रहे हैं। उसका मतलब हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब काऊ को ले लो, जहाँ से भी भैंसवा को ले लो, ठीक है, तो उनका भी एक कैपेसिटी होता है ना बेटा, समझ रहे हो, तो उनको हम धीरे धीरे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनका एक बैलेंस ख़त्म कर रहे हैं। Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment. हमें क्या इंश्योर करना चाहिए, डिग्रेडिंग मतलब कोई एनवायरनमेंट को खतरा किए बिना, ठीक है। कभी कभी हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए शायद हमने केमिकल्स के यूज़ किए होंगे, ठीक है,
अब ये केमिकल्स के यूज़ किए होंगे तो हमने एनवायरनमेंट को, इसी के बारे में बात कर रहे थे हम कब से, ठीक है, एनवायरनमेंट को हमने शायद नुकसान पहुंचाया भी हो सकता है, ठीक है ना, शायद क्या पहुंचाया ही होगा, समझ रहे हो, केमिकल्स यूज़ करते हैं हम, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, हमने हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया हो सकता है। एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस मेंटेनिंग इट, अगर शायद हम इनको नुकसान किए बिना कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बढ़िया बात है। हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये जब भी सस्टेनेबल वर्ड आए ना, उसका मतलब समझो आप जो कर रहे हो ना, आप जो भी कर रहे हो उससे आने वाली पीढ़ी को नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्यूचर को नुकसान नहीं कर रहा है। देखो सस्टेनेबल वर्ड को हमेशा भी याद रखो, ये सस्टेनेबल क्या कहना चाहता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सुन लो बेटा, आपकी जो प्रेजेंट की कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, प्रेजेंट की कोई भी एक्टिविटी आपके या आपकी आने वाली पीढ़ी के फ्यूचर को अगर बर्बाद कर रहा है, ठीक है ना, या तो कोई भी प्रकार का नुकसान कर रहा है, तो फिर वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं है। तो आप किसी भी चीज़ का, ठीक है, ऐसे यूज़ करो जैसे आपके घर में पैसे, ठीक है, आपके पापा ने आपको वारसे में 10 करोड़ रुपए दिए हैं, इनहेरिट किया है। अब ये 10 करोड़ रुपए को आप जुओं में उड़ा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये 10 करोड़ रुपए आपकी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा ना? आपकी जो प्रैक्टिस है वो सस्टेनेबल नहीं है, आप ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे। कोई डाउट है? आपके लिए खुद खतरा हो जाएगा आपकी प्रैक्टिसेस से, है ना। तो हमें एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर दोनों में सस्टेनेबल अब वो भैंसवा से भैंस समझते हो ना, भैंस में से इतना ही दूध निकालो वो भैंस भी मतलब ऐसे सहन कर सके, ठीक है ना, आज दूध दिया है तो कल भी दूध दे सके। और वो एग्रीकल्चर में जो लैंड का यूज़ किया है उसको भी इतना ही कंज्यूम करो, मतलब कि इतना परेशान करो लैंड को कि वो आगे जाके भी आपको उसको रिप्लेनिश भी करना पड़ता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्लेनिश? जैसे आप थक जाते हो, पता है, कभी कभी स्कूल के आते खाते हो तो कैसे ताजे माजे हो जाते हो, उसको बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट, बोलते हैं काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट चीज़ बोलते हैं। ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। ये भी बहुत बढ़िया बात है। देखो अगर हमने जैसे पंजाब इज़ नोन एज बाउल, वीट का बाउल माना जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो, बाउल ऑफ वीट या तो वीट बाउल, मतलब इतना वीट प्रोडक्शन करते हैं पंजाब वाले। अब देखो अगर प्रोडक्शन करने के बाद कहीं पे वेस्ट हो रहा है या तो फिर जस्ट और जस्ट वेयर हाउस में हम रख रहे हैं, गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है, और जिसको एक्चुअली माल न्यूट्रिशन से कोई पीड़ित है। माल न्यूट्रिशन कब होगा? जब वो बंदा गरीब है, उसकी कैपेसिटी नहीं है खाने को खरीदने की और उसको खाने की, हंगर भूखमरे से कोई पीड़ित है, तो फिर ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं रहे, क्योंकि हमारे देश में तो पॉपुलेशन ज़्यादा है। ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर, ठीक है बेटा। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड, लोगों के पास फूड को खरीदने के लिए पैसे तो होने चाहिए ना बेटा। फूड सिक्योरिटी, अब ये क्या चीज़ है? देखो फूड सिक्योरिटी मतलब, आपको जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपके पापा अर्न करते हैं, अगर आपके पापा अर्न कर रहे हैं तो आप जब स्कूल से आते हो, शाम को ट्यूशन से घर पे जाते हो, तो आपको शाम को ऐसे खाना मिलता है ना बेटा, तो आपके पास फूड सिक्योरिटी है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक उनके पास कोई फूड सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो गरीब है, वो पुअर है, अनएजुकेटेड है, उनके पास अर्निंग नहीं है कोई, ठीक है। अब उनके पास अर्निंग नहीं है तो उनकी कोई फूड सिक्योरिटी है ही नहीं, समझ रहे हो। अब आप बोलोगे हम क्या करें? देखो समहाउ वो लोग समाज में पिछड़े रह गए हैं। अब अगर पीछे है तो उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करके एटलीस्ट खाना दो, कपड़े दो, एजुकेशन दो, तो उनका वक्त धीरे धीरे बदल जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। आप समझे फूड सिक्योरिटी मतलब क्या? फूड सिक्योरिटी मतलब एटलीस्ट सबको 2 टाइम्स का खाना मिल जाए गवर्नमेंट। इसीलिए तो पता है गवर्नमेंट कभी कभी अंत्योदय योजना के तहत वो ऑरेंज कलर के डब्बे लगा के बैठी है कि 1 रुपये में खाना, समझ रहे हो। तो ये सब इसको बोलते हैं काइंड ऑफ फूड सिक्योरिटी, कि आपके पास पैसे 1 रुपया तो होगा, किसी से मांग के 1 रुपये में वो थाली लेके आप खा सकते हो, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। देखो
ये जो गरीब लोग है, ये जो गरीब लोग है जिनकी कोई भी अर्निंग नहीं है, समझ रहे हो, तो फूड सिक्योरिटी में दो चीज़ें आ जाती है। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी, पहले तो खाना KHAN है, ये अवेलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब ये खाना अवेलेबल है, पर क्या गरीब खरीद सकता है? अगर गरीब खरीद नहीं सकता है, ठीक है ना, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। इसीलिए बोलते हैं फूड सिक्योरिटी मतलब क्या, दो चीज़ के ऊपर, एक तो खाना अवेलेबल तो होना चाहिए और गरीब उसको एक्सेस भी करना चाहिए, कि गरीब तक वो पहुंचना भी चाहिए। इसीलिए तो हमने 1 रुपये में उनके लिए, और दिल्ली में भी आजकल काफ़ी जगहों पे कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, 1 रुपये में खाना खिला रहे हैं, कुछ लोग तो मुफ्त में खिला रहे हैं। मैं बोलूँ मुफ्त में नहीं खिलाना चाहिए, एटलीस्ट 1 रुपया लेना चाहिए, ठीक है ना। 1 रुपीज़ कॉस्ट नथिंग। द मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, गलत बात है, क्योंकि आजकल तो इंडिया थोड़ा बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, ठीक है। लाइवलीहुड मतलब जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह। हम अपने जीवन के लिए, जैसे आपके पापा जॉब पे जाते हैं, बेटा पानी का कुछ करो ना, थोड़ा आवाज़ ऊपर नीचे हो रहा है। जीवन निर्वाह, जैसे आपके पापा अर्न कर रहे, जॉब कर रहे हैं ना, तो ये ऐसा बोलना चाहता है कि हमारे देश में मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, खेती पे निर्भर है उनके जीवन निर्वाह के लिए। मतलब जीवन का जो निर्वाह होता है पूरा जन्म से लेके मरण तक, लाइवलीहुड, सुबह से शाम तक। ओ वाओ, थैंक यू गाइस। इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट, मतलब जो हंगर का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, भूख का प्रॉब्लम है, भूख मरे का प्रॉब्लम है, इससे हमें लड़ना है, इससे हमें फाइट करनी है। तो ये फाइट के लिए इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट प्रॉब्लम ऑफ हंगर। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स। यील्ड्स मतलब प्रोड्यूस, ठीक है। मतलब क्या सर? मतलब कि जो वीट है, अगर हम वीट उगा रहे हैं, तो अगर 100 किलो उगा रहे हैं हमारे छोटे से खेत में, ठीक है, इतने छोटे से खेत में, तो हमें कोई साइंटिफिक टेक्निक करके ये जो 100 किलो है उसको 110 करो, 120 करो, और 200 किलो हो जाए तो बढ़िया हो जाए, फार्मर के लिए भी हो जाएगा, उसका इनकम भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो कोई साइंटिफिक टेक्निक, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेक करना चाहिए टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए फ्रॉम फार्म्स, खेत से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड। अभी आप सस्टेन का मतलब समझे? सस्टेन मतलब क्या? सस्टेन लाइवलीहुड मतलब लंबे वक्त तक आपको अच्छे से जीना है। वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, बराबर है। ये सब धीरे धीरे हमें पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, हर एक वर्ष। मिक्स फार्मिंग मतलब देखो, यहाँ पे मतलब शायद आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी कर सकते हो, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग मतलब वीट उगाने के बाद, ठीक है, पल्सेस उगा लो, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग कर दो, समझ रहे हो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जाम्पल कंबाइन एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज। ये हमने बोला ना, एग्रीकल्चर को मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंबाइन एग्रीकल्चर के साथ, जैसे एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री को कंबाइन कर दो। लाइव स्टॉक, पोल्ट्री मतलब किसकी होती है पता है ना आपको? वो HEN हैन, मरगा उछल बोलते हैं उसको। फिशरीज, बी कीपिंग, बी हाइव होता है ना बेटा, बी है ये, बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें से क्या मिलता है बेटा? हमें हनी, हमको तो हनी पसंद है। टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। कोई डाउट है बेटा? नहीं है बेटा, ठीक है ना। अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में 29.06 लिखना, मैं समझ जाऊँगा तू मुझे अप्रिशिएट कर रहा है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि सिग्मा सर तो टिडिंग टिडिंग टिंग जोरदार पढ़ाते हैं, टिडिंग टिडिंग टिंग, समझ रहे हो। आपको पता है मैं आज सुबह में क्रिकेट खेल के गया था, क्रिकेट खेलने गया था, मैंने 3 बार 50 रन मारे, 3 बार, समझ रहे हो। कोई डाउट है बेटा? और उसके बाद में मैं थक के आया हूँ, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। अब शाम को गणपति विसर्जन है बेटा, क्योंकि सिग्मा सर को तो पढ़ाई पसंद है, टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। द क्वेश्चन थस बिकम्स हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स। अब हम ये पसंद करेंगे समझना कि ये सब किया कैसे जाए।
तो धीरे धीरे हम चैप्टर के अंदर पढ़ने की कोशिश। सर अभी तक क्या कर रहे थे, ये इंट्रोडक्शन था बेटा, ये क्या था, इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन तो यार कोई चैप्टर में नहीं होता है, समझ रहे हो, ऐसा लगा कुछ तो चैप्टर ही खत्म हो जाते हैं इतने में, ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ ना बेटा, है ना, दवे बराबर છે बेटा, ओके बराबर છે હેતલ, ओके फाइन। इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, कोई डाउट है बेटा। सीरियल्स, अब सीरियल्स क्या होते हैं आप समझ रहे हो, जैसे कि सुबह में उठ के आप वीट की भाखरी खाते हो, दोपहर में राइस खा के सो जाते हो, मेज़ सब कुछ खाया ही होगा आपने, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। अगर आपको देखो अब तक हर एक चीज़ के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है, जैसे मेज़ है, मिलेट्स है, अब हर एक चीज़ का गुजराती या ट्रांसलेट करके बताऊँ, अब तक कब से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो आपको ये पता ही होगा वीट क्या है, आपको ये पता ही होगा ये राइस क्या है, आपको ये पता ही होगा मेज़ क्या है, और आपको ये पता ही होगा, ठीक है। क्या मैं मेज़ को मकाई बोल सकता हूँ, आप मैं क्या मेज़ को मकाई बोल सकता हूँ, हाँ सर हाँ। मिलेट्स पता है बेटा क्या होता है, मिलेट्स देख भूल गया ना, फिर सोरगम, सोरगम क्या होता है बेटा, और ये जो सीरियल्स हम खाते हैं, और ये जो सीरियल्स हम खाते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देना बेटा मिलेट्स क्या होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स देता है, ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक है ना बेटा। सोरगम क्या होता है बेटा, सोरगम क्या होता है बेटा, दवे मिलेट्स मतलब क्या बेटा, बाजरी बेटा, बाजरी, ठीक है ना, तो ये सब सीरियल्स है ना, धान्य बोलते हैं हमको, धान्य बोलते हैं, ठीक है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सोरगम देखो ये सब आपने देखा ही होगा, इसको जवार, ठीक है, कोई डाउट है बेटा। देखो वीट, सर वीट का नहीं लिखा, चलो वो भी लिख देते हैं। वीट मतलब क्या बेटा, गेहूँ, घઉં, ઘઉં ગુજરાતીમાં લખ્યું છે બધું। राइस को पेडी भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम पेडी, अगर चैप्टर में कोई जगह पे आ रहा है पेडी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, राइस को राइस ही बोलते हैं ना, चोखा चावल, ठीक है, कोई डाउट है। तो इन सब चीज़ों को सीरियल्स बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सीरियल्स बोलते हैं, जैसे वीट, राइस, मेज, मेज, सोरगम। सीरियल्स किसको बोलेंगे बेटा, धान्य बोलता है ना इसको। सीरियल्स का गुजराती क्या होता है बेटा, सीरियल्स का गुजराती क्या होता है, अन्न, अन्न ऐसे सब अन्न ही होता है, सीरियल्स का गुजराती क्या होता है जिया, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम, ठीक है, हाँ अनाज, अनाज ही बोलते हैं उसको, ठीक है ना, कोई डाउट है बेटा। इनसे, इन सब चीज़ों से WRMMS, यस हाँ ये वही MMS है जिसके बारे में तुम चर्चा कर रहे हो, ठीक है ना, कोई डाउट है नहीं है, WRMMS, ठीक है, वाइट रशियन MMS, कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट नहीं है बेटा। सीरियल्स सच एज, ये इसको सबको सीरियल्स बोलते हैं, पढ़ाई में आता है, उसमें क्या है, रशियन लड़का नहीं हो सकता बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और फॉर एनर्जी भी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी भी मिलती है बेटा, कोई डाउट है बेटा नहीं है। नाउ पल्सिस, पल्सिस मतलब क्या बेटा, पुल्सिस नहीं बेटा, पल्सिस बेटा मतलब दाल बेटा, क्या बोलते बेटा, दाल। इसके अंदर ग्राम आ गया बेटा, ग्राम ब्रैकेट में लिखा है बेटा, ब्रैकेट में लिखा है चना, ठीक है। पी, इसको भी ब्रैकेट में लिखा है बेटा, इसको भी नहीं, पीपी नहीं बेटा, बेटा पीपी नहीं, मटर है ना, ठीक है। ब्लैक ग्राम, इसको भी ब्रैकेट में लिखा है बेटा, ठीक है, ब्लैक ग्राम, इसको हम उड़द बोलते बेटा, उड़द, उड़दना, अड़दना पापड़ नहीं खाता बेटा, તમે જે પાપડ ખાઓ છો ને હોટલમાં જઈને, वो क्या बोलते हैं, वो 30-40 रुपए का पापड़ आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मसाला पापड़, वही बोलते हो ना, हाँ वो जो 40-50 रुपए का पापड़ खाते हो ना, तो उसके नीचे जो होता है ना बेसिकली वो उड़द का पापड़ होता है, ठीक है ना। अरे रे, ग्रीन ग्राम, क्या बात है, कभी भी बीमार लगे, अशक्ति लगे तो मूग का पानी पियो, वही, हाँ ये वही मूग है, वही मग है बेटा, ठीक है बेटा, कोई डाउट है बेटा। देखो सीरियल्स में क्या क्या आता है बेटा, WRMMS, कोई डाउट रहेगा बेटा, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम, ठीक है, कोई डाउट नहीं है बेटा, ठीक है बेटा। ग्रीन ग्राम मतलब मूग, फिर पिजन पी, अरहर की दाल, क्या बात है बेटा, अरे मुंह में पानी अभी आ गया बेटा,
कितने साल से अरहर की दाल, यार ये खाने का वीडियो बनवाते हैं मेरे से। लेंटिल, मसूर, ठीक है, अरे यार मसूर, ये सब दाल क्यों ऐसे, मतलब देखो अब इधर से क्या मिलता है, पल्सिस, दाल में क्या क्या आएगा बेटा, ग्राम मतलब चना बेटा, ठीक है, पी मतलब मटर बेटा, यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट है बेटा, नहीं है। उसके बाद में ब्लैक ग्राम मतलब उड़द की दाल बेटा, ठीक है, उसके बाद में ग्रीन ग्राम मतलब मूंग बेटा, फिर पिजन पी मतलब बराबर है, तू समझ रहा है बेटा, फिर लेंटिल मतलब कोई डाउट नहीं है बेटा, ये गोकुलधाम प्रीमियर लीग, ठीक है ना, कोई डाउट है नहीं है बेटा। बबीता जी ने भी खेला था, पोपट लाल ने भी खेला था, और चंपकलाल गड़ा जी ने भी खेला था, कोई डाउट है बेटा, नहीं है ना। तो आपको पल्सिस कैसे याद रहे, है ना, गड़ा, जेठालाल गड़ा, चंपकलाल गड़ा, पोपटलाल और बबीता तीनों एक ही टीम में थे बेटा, जीपीएल खेला था बेटा, गोकुलधाम प्रीमियर लीग, ठीक है, कोई डाउट है बेटा, नहीं है। तो अपने हिसाब से याद रखने की कोशिश करना बेटा, है ना, ठीक है बेटा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। प्रोवाइड अस विथ प्रोटीन, देखो हमने पहले ही जैसे ही चैप्टर स्टार्ट किया था, जो सीरियल अनाज होते हैं उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ठीक है ना, टीडिंग टिंग टीडिंग टीडिंग टिंग C6H12O6 टीडिंग टिंग टीडिंग टीडिंग टिंग, इससे हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। अब पल्सिस से हमें क्या मिलता है बेटा, प्रोटीन मिलता है ना, और ज़्यादा प्रोटीन चाहिए ना तो सुबह में 1 गिलास, टिडिंग टिडिंग, ये हम क्रॉप की बात कर रहे हैं, ये बातें बनती नहीं है क्योंकि ये फिर एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएगा। 1 गिलास दूध लेने का, उसके अंदर अंडा, कच्चा अंडा डाल के ऐसे उसको चम्मच से हिला के पी जाने का, भाई आपको लाइफ में कभी अशक्ति नहीं आएगी, ठीक है ना, मतलब इतना एनर्जी रहेगा ना, और बॉडी भी तगड़ी बनेगी। और 1 दूध के गिलास के अंदर अगर 2 अंडे डाल रहे हो, आप समझो भाई साहब आपका जो हेल्थ रहेगा ना भाई साहब, एकदम तगड़ा हेल्थ रहेगा। सुबह में तगड़ा तगड़ा नाश्ता, क्योंकि सुबह में तगड़ा नाश्ता क्यों करना चाहिए पता है, आपका पेट 8 या 9 घंटों से खाली रहता है, सोए हुए हो, ठीक है ना। तो सुबह में उठ के बादशाह की तरह, सर आप बेटा मेरे घर में अंडे अलाउड नहीं है, समझ रहे हो, बट इट्स ओके, जो एडवाइस दे सकता हूँ वो दे सकता हूँ, उससे हमें प्रोटीन और फैट्स भी मिल जाएगा। वी आर हाल फिलहाल अगर क्रॉप की बात करें तो सुबह में आपको मूंग खाना चाहिए, मग खाने चाहिए, ठीक है ना, मग का पानी पीना चाहिए, चना खाओ, ठीक है, तगड़ा तगड़ा खाना खाओ, प्रोटीन रिलेटेड खाना खाओ। ऑयल सीड्स, अब ऑयल सीड्स क्या है समझ रहे हो, जैसे आपको पता है अलग अलग प्रकार के ऑयल मिलते हैं, आपको सिंग तेल मिलता है, कपासिया तेल मिलता है, ठीक है ना, सरसों का तेल मिलता है, तो ये सब उसके सीड्स होंगे, उसमें से ये तेल निकलेगा, ठीक है। ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, ये सर दूसरे 3 समझा है नहीं, कैस्टर समझा रहा हूँ, कैस्टर मतलब दीवेल, कैस्टर मतलब दीवेल, आप समझ रहे हो, वो चीज़ है जब आपकी मम्मी गेहूँ लाती है ना, गेहूँ, उसके बाद में उसको नहीं ऐसे गेहूँ को तेल मालिश करती है, समझ रहे हो, कोई डाउट है, तो ये वही है कैस्टर, टिडिंग टिडिंग। फिर मस्टर्ड ऑयल, लिंसीड एंड सनफ्लावर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो गई। ऑयल सीड्स में क्या क्या हो गया बेटा, सर आपने हर एक को नहीं समझाया, देख मैंने क्या बोला, चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर हर एक वर्ड का मैं मतलब समझाने जाऊँगा ना तो 7 साल लग जाएंगे इस चैप्टर को, और तेरे को तो 18 तारीख को एग्जाम है बेटा, तू समझ रहा है ना, समझ रहे हो, टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड में क्या क्या आ जाएगा बेटा, ऑयल सीड्स में क्या क्या आ जाएगा बेटा, सोयाबीन आ जाएगा, ठीक है, ग्राउंडनट आ जाएगा, ऑयल सीड्स, ठीक है, सोयाबीन आ जाएगा, ग्राउंडनट आ जाएगा, सीसम आ जाएगा, ठीक है ना, फिर कैस्टर ऑयल आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा, लिंसीड आ जाएगा, और सनफ्लावर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे ऐसे कुछ डेंजरसली बन नहीं रहा है, आप अपने हिसाब से याद रख लेना, ठीक है ना, कोई डाउट है बेटा, बिल्कुल भी डाउट नहीं, आप अपने हिसाब से, आपको जो भी ऐसे निमोनिक्स जब बनाते रहता हूँ मैं, वो अपने हिसाब से बना ले रहना ये। और ऑयल सीड्स हम बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना मत खाओ, चर्बी बढ़ जाएगी, मोटे हो जाओगे, हार्ट अटैक आएगा, इसीलिए प्रोवाइड अस विथ नेसेसरी फैट्स। पढ़ाई करते वक्त हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ पे चला जाता है, बाकी एक्चुअली हमें नॉलेज बड़ा होता है, मम्मी बोलती है और हमें काफ़ी सारा नॉलेज होता है, हम जस्ट हमारे नॉलेज को यूज़ करना पसंद नहीं करते। कोई डाउट है बेटा, नहीं है ना बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। देखो वेजिटेबल्स, आहा स्पाइसिस, मसाला,
फ्रूट्स, ये विमल मसाला की बात नहीं कर रहे हैं हम। फ्रूट्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स। देखो ये जो वेजिटेबल्स है, मसाले है, फ्रूट्स है, हमें प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन, अलग अलग विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा छोटी छोटी मात्रा में हमें उसमें से प्रोटीन भी मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे और फैट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, इसीलिए बोलते हैं फ्रूट खाओ, ठीक है ना। और फूड इज अ वेरी गुड रफेज, ठीक है ना। क्या है बेटा? रफेज, मतलब आपको आपके शरीर का कचरा टट्टी निकालने में वो बड़ा मदद करता है, बराबर है। जब भी जो बंदा अच्छा फ्रूट खाता है ना, उसको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं कम होती है। इट इज़ अ वेरी गुड रफेज, पेट को साफ कर देगा, कोई डाउट है। और सुबह में टट्टी में से स्मेल भी अच्छी आएगी बेटा। पढ़ाने की बात है बेटा, पढ़ाने, देखो देखो पढ़ाना है, सब पढ़ाना पड़ता है बेटा, जो नॉलेज है वो तो देना ही पड़ेगा। और साइंस पढ़ रहे हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो सर, कैसा अब बोलना पड़ता है बेटा। एक लड़की आई थी ट्यूशन में, तो उस टाइम पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर चल रहा था, बायोलॉजी। तो कि मैंने ऐसा बोला कि मानसून के सीजन में पानी पूरी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मक्खी बैठती है, मक्खी समझते हो, ठीक है ना, मक्खी बैठेगी। अब उसके ऊपर फिर ठंडा समोसा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर मक्खी बैठेगी। अब वो जो मक्खी है पहले कहाँ पे बैठ के आती है? मक्खी तो टट्टी पे बैठ के आती है, उसके बाद में समोसे पे बैठेगी, फिर वो समोसा हम खाएंगे, हमारा पेट बिगड़ेगा। उसने घर पे जाके मम्मी को बोला, सर तो कैसे पढ़ाते हैं ऐसे, पानी पूरी को बारे में गंदा बोला। मैंने बोला मैं जो पढ़ा रहा था मैं सही था, समझ रहे हो। अगर तुमको सही तरीके से नहीं पढ़ना है तो घर पे रहो, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसा बोलूँ, मक्खी अच्छी है ना, मक्खी केक के ऊपर बैठ के आती है, फिर आपके समोसे के ऊपर बैठती है, जो गलत है वो गलत है। आपको पता है ना मक्खी कौन सी केक के ऊपर बैठ के आती है। अब अगर मैंने ऐसा बोला होता मक्खी केक के ऊपर बैठ के आती है तो अच्छा लगता, काऊ केक है ना, कौन सी केक? काऊ केक, तो अच्छा लगता, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता वो लड़की को काऊ केक यानी क्या। अरे वाह, मानसून में तो खाना चाहिए मम्मी, क्योंकि मक्खी तो केक पे बैठ के आती है मम्मी। बुद्धि वगैरह के लोग होते हैं, कैसे होते हैं? इनको नॉलेज नहीं चाहिए, इनको जस्ट चाहिए ठट्ठा मस्करी। क्या चाहिए? जहाँ पे सर एक्चुअली पढ़ा नहीं रहे हैं, और इनको ये ट्यूशन बड़े अच्छे लगते हैं जहाँ पे सर पढ़ाते हैं ना, नॉलेज देते, इनको नॉलेज नहीं चाहिए रे, इनको चाहिए आईएमपी क्वेश्चन। सर वो 3 क्वेश्चन मेरे को बता दो, मैं ट्यूशन कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी, जो एग्जाम में आने। अरे बेटा तेरे को पूरे 3 नहीं, पूरे 25 क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, तू पढ़ मत खाली, क्योंकि तू पढ़ेगा तो लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगा, कल टीचर बन जाएगा। आप समझो सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के कितने बच्चे टीचर बन गए, क्यों? ऐसा किसी की औकात है किसी के ट्यूशन की कि उधर से टीचर निकले हो? नॉनसेंस, क्योंकि हम ही पढ़ाते हैं। कोई डाउट है बेटा? नहीं, पढ़ना है तो पढ़ाई वालों को सिग्मा पसंद है, टेडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग, दवे को पढ़ाई पसंद है, टेडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। हम पढ़े बेटा, ठीक है। हाँ, प्रोटीन्स इन एडिशन टू दिस फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स जैसे कि बरसम, ओट्स एंड सुदान ग्रास आर रेज्ड। अब ये जो लाइफ स्टॉक है, जैसे हमने वो बकरे को पाला, हमने काऊ को पाला, हमने भैंसे को पाला, इनको लाइफ स्टॉक बोला। लाइफ स्टॉक मतलब पता चला। अब इनको कुछ खिलाने के लिए भी तो उगाना पड़ेगा, तो उनको खिलाने के लिए हम जो चारा, वो लोग चारा खाते हैं ना, घास चारा, तो उनको खिलाने के लिए भी तो हमें बहुत कुछ उगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए फॉडर क्रॉप बोलते हैं उसको। फॉडर मतलब क्या? चारा, घास चारा। लाइक बरसीम, ओट्स एंड सुदान ग्रास भी हम उगाते रहते हैं। टेडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। देखो ये सब अलग अलग चीज़ों के फोटो है, आप खुद डिसाइड कर लेना कौन मेज़ है, कौन मिलेट है, कौन सनफ्लावर है, ठीक है, कौन चना है, कौन मटर है। इतना हमें पता नहीं चलता फोटो के हिसाब से, क्योंकि फोटो देख के तो मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मेरे को सिर्फ वर्ड दिखाई देते हैं। आई हैव अ कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये जो ये सनफ्लावर है वो येलो कलर का है, फिर ये जो मक्काई है वो येलो कलर की है, मेरे को दिख नहीं रही है। ये जो घास है मतलब वीट के गेहूँ, वीट या राइस के लग रहा है, वो ग्रीन कलर का है, वो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये मटर जैसा लग रहा है ग्रीन कलर का, वो भी मुझे ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है, बिकॉज आई हैव कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हमारी आँख के अंदर ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसे स्पॉट्स होते हैं और 2 चीज़ होती है, ठीक है, उसकी वजह से हम कलर पहचान सकते हैं, सब समझ रहे हो। लेकिन मुझे तो आँख के बारे में भी पढ़ाना नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो मैं आँख के बारे में पढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है। कोई डाउट है बेटा? बाकी मैं आपको बता देता कि किसकी वजह से हमें कलर्स दिखते हैं। और जिसको भी
वो आँख के अंदर वो पर्टिकुलर पिगमेंट की कमी होती है, उनको कलर ब्लाइंडनेस होती है। कोई डाउट है बेटा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स थे। इंटेक्ट क्वेश्चन है, आप हमेशा घर से कर सकते हो। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स? अभी पढ़ा बेटा। आपको सीरियल से क्या मिलता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। आपको पल्स से क्या मिलता है बेटा? प्रोटीन मिलता है। फ्रूट से देखो हमारे जब जब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब चीज़ें होती है, ये हमें सीरियल से मिलेगा। पल्सिस से हमें प्रोटीन मिलेगा। पी फॉर पल्सिस, पी फॉर प्रोटीन, समझ रहे हो? फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें क्या मिलेगा? हमें वहाँ से सीरियल से कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है, ठीक है ना। हमने अभी पढ़ा फ्रूट्स और कहाँ गया रे नॉनसेंस, अच्छा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आपको एक्चुअली विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, प्लस कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे, प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है बेटा? नहीं है। डिफरेंट क्रॉप्स, ये इसका आंसर मैंने दे दिया। हर बार मैं इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, इंटेक्स क्वेश्चन जो आप ऊपर पढ़े उसी का आंसर है। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेरी गुड। जैसे मैं गुजरात में रहता हूँ, आप भी गुजरात में रहते हो क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ अमेरिका। वैसे ही एनसीईआरटी बुकें पूरी इंडिया में चलती है, ठीक है ना। लेकिन हाल फिलहाल मैं गुजरात में रहता हूँ और मेरा बेसिकली टारगेट है कि मैं गुजरात के स्टूडेंट को टारगेट करूँ। अगर कोई ये गुजरात के बाहर का पढ़ रहा है तो आई विल बी हाईली अप्रिशिएट दोज पीपल, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि गुजरात में रह के मुझे टी उगानी है, मुझे कॉफ़ी उगानी है, बराबर है, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है हमारे वहाँ, क्लाइमेट नहीं है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क है। ये फ़र्क आप बचपन में पढ़ चुके हो, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट, जैसे वीट है, वीट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, राइस को कंपेरेटिवली वीट से ज़्यादा पानी चाहिए, बराबर है। इसको गलती से मानसून में उगा दिया तो सब सड़ जाएगा, सब सड़ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों को। राइस को वीट से ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। सो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए उनको। टेम्परेचर, वीट की अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, राइस की अलग टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ये सब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे एग्रीकल्चर के चैप्टर में, ठीक है। और ज़्यादा जानने की इच्छा हो तो सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के चैनल पे चले जाना, SS स्टैंडर्ड 10 एग्रीकल्चर लिखना, AGRICULTURE, तकरीबन 6 या 7 घंटे का वीडियो, इसको ढंग से देख लेना, मज़ा आ जाएगा। लेकिन अभी एग्जाम का टाइम है, मत देखना। सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोटो पीरियड, मतलब इनको भी स्नैपचैट पे फोटो पाड़ना है क्या? ना बेटा, फोटो मतलब लाइट, ठीक है। तो जैसे आपको बता दूं, वीट को अलग फोटो पीरियड चाहिए, राइस का अलग फोटो पीरियड होता है, टी का अलग फोटो पीरियड होता है, ठीक है, जहाँ पे उनको सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। कॉफ़ी का अलग फोटो पीरियड होता है। तो डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर्स एंड फोटो पीरियड्स फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ साइकिल? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। जैसे कि हमारा बर्थ होता है बेटा, ठीक है, तू समझ रहा है ना, और हम डेथ होता है बेटा, तू समझ रहा है, हाँ तू समझ रहा है बेटा। तो ये हमारा लाइफ साइकिल है, ठीक है। अब इन लोगों का लाइफ साइकिल क्या हो गया? जैसे ही हमने सीड डाला, फिर वो जर्मिनेट होगा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फिर हमने उसको हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करके हम इसको खा गए। हम इसको क्या गए बेटा? खा गए। ये इसका लाइफ स्टाइल हो गया, ठीक है। तो इनको कंडीशन, टेम्परेचर, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो मैंने जो समझाया था वो यहाँ पे एग्री कर रहे हैं क्या? फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। फोटो पीरियड वो चीज़ है जब उनके ऊपर सीधी सनलाइट पड़ती है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। अगर किसी प्लांट और फ्लावर के ऊपर अगर सनलाइट नहीं पड़ रही है तो उनका ग्रोथ होना नहीं बनता। एज वी ऑल नो, जैसे कि हम जानते हैं, प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा 9th स्टैंडर्ड में हो, अगर मुझे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पढ़ाना पड़ रहा है तो आप भी मूर्ख हो, मैं भी मूर्ख हूँ, फिर भी मैं बता दूँ, ठीक है ना। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और सनलाइट, ठीक है। कोई डाउट है बेटा? है ना, पानी, ठीक है। क्या बना है, डेफिनेशन पढ़ा है क्या सर? एज वी ऑल नो, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि हम जानते हैं प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन सनलाइट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? देखो ये जो वर्ड है ना, फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, प्लस सिंथेसिस,
सिंथेसिस मतलब बनाना, केला नहीं बेटा, बनाना मतलब ऐसे मेक करना, मेकिंग, ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में अगर कुछ बनता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड बिट ऑफ वाटर। देर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, ठीक है ना। समझो, जो रेनी सीजन में लिए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं पता है? रेनी सीजन यानी मानसून सीजन, ठीक है ना। मानसून में जो लिए जाते हैं उसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। रेनी सीजन यानी क्या बेटा? रेनी सीजन यानी मानसून सीजन, ठीक है, याद रखने का बेटा। रेनी यानी मानसून सीजन। मानसून सीजन में जिस क्रॉप को लिया जाता है उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी, टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग, ये कौन है बेटा? मोहनदास करमचंद गांधी। भाई इसी की नोट आप चलाते हो, महात्मा गांधी, ठीक है ना। इनका असली नाम था मोहनदास, उनके पिताश्री का नाम था करमचंद। ऐसी औलाद पैदा की जो दुनिया में इंडिया की जो भी करेंसी नोट चल रही है, अच्छी नोट है हमारी, वहाँ पे उसका फोटो है तो श्री करमचंद बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, वो भी टकलू ही होंगे क्योंकि उनका नाम भी चांद है, चांद मेरे जैसे ही टकलू लोग। गांधी जी भी टकलू थे। मोहनदास का मतलब बता दूं, मोहन मतलब श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के दास, क्या बात है, नाम तो महान है। श्री कृष्ण के दास करमचंद मतलब कर्म कर करके बाल उड़ गए, कर्म का चांद था, और गांधी ये उनकी सरनेम है। हाँ, ये वही महात्मा गांधी है, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। सर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था, ऐसा लगता है कोई आपको मारने आएगा, इट्स ओके, समझ रहे हो। देर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में किसी भी क्रॉप को अगर उगाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? खरीफ क्रॉप बोलते हैं, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी, टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग, ठीक है। और देखो मानसून कब आता है, बच्चों को पता नहीं चलता है क्या रेनी सीजन कब आता है? अरे भाई कुछ लोग बोलते हैं मार्च में आता है। वैकेशन, तुम्हारा जब वैकेशन होता है तब जोरों की बरसात, सर आई थी, बहुत आई थी, अले है ना मानसून ना क्या ना झापटू क्या भाई, नॉनसेंस। अरे यार गजब लोग है। कल एक लड़का बोले ट्यूशन में नहीं आया, हाँ यही था। स्कूल में 2 दिन से नहीं जा रहा है, ट्यूशन में नहीं आया था, और कल ट्यूशन भी लेट आया। मतलब क्यों स्कूल नहीं जा रहा है 2 दिन से? तो क्या वॉमिट हुई? मैं बोला तुझे पता है जो बंदे को वॉमिट होती है ना उसके थोड़े नज़दीक जाते हैं ना तो मुंह में से स्मेल आता है। मैं दूसरे बच्चों को बोला इसका नज़दीक जाके सूंघ तो वॉमिट का स्मेल आ रहा है, तो बोले नहीं आ रहा है। तो बोला कब हुई तेरे को वॉमिट? नॉटी टाइप, अब बे लाफा मारिस झूठू बोले जे, नॉनसेंस। ये वही बच्चे हैं जो मानसून को मार्च में बताते हैं। सबको पता होना चाहिए मानसून कब आता है बेटा? जून के बाद आता है बेटा, है ना। कब चला जाता है? दिवाली में होता है मानसून, दिवाली नवंबर में आती है, तब तक बरसात भी चला जाता है, ठीक है ना। तो मानसून सीजन कब रहेगा? जून टू अक्टूबर। कोई डाउट है बेटा? नवरात्रि में अक्टूबर में नवरात्रि होती है, तब कभी कभी झापटे पड़ते हैं ना थोड़े बहुत, और आपका दिल टूट जाता है, आना हमारा पड़वानो ऑटो गड़बड़ हम तार बराबर आप दुश्मन है कहीं नहीं, इट्स ओके। और एट द सेम टाइम जब अगर आप फार्मर होते तो खुश हो जाते हैं, समझ रहे हो। पीओवी क्या? पीओवी जनरेशन, पॉइंट ऑफ व्यू जनरेशन, समझ रहे हो। एंड सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, विंटर। अब ये जो विंटर है, विंटर मतलब विंटर जहां पे सर्द पड़ती है, इसको हम रवि क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? विंटर सीजन मॉनसून में जो उगाया जाता है, रेनी सीजन में, वो खरीफ क्रॉप है, ठीक है। क्यों बेटा? क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी को मानसून पसंद है, टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। कोई डाउट है बेटा? अब ये जो विंटर है, विंटर को रवि क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग RABI है, ठीक है ना, समझ रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले ही W और R आए थे, याद करो बेटा। वाइट, रशियन, ठीक है। कोई डाउट है? इसीलिए विंटर को रवि क्रॉप बोलते हैं, आपको याद रहेगा। अब विंटर कब आता है बेटा? इनको ये भी नहीं पता विंटर कब आता है। ये वापस विंटर को लाते हैं आपके वैकेशन में। पढ़ाई कौन नहीं होवे, पढ़ाई कौन नहीं होवे, मतलब इनसे पढ़ाई नहीं होवे, समझ रहे हो। ये लोग सिर्फ रटना, अरे यार तेरे को ये नहीं पता विंटर कब आएगा,
मार्च में आता है बेटा, मार्च में। अरे यार ये विंटर भी मार्च में लाएगा, बुद्धि नहीं होगी। और एग्जाम में लिख के भी आते हैं। एक बच्चा है, उसने एग्जाम में उसको ब्रेन के ऊपर लिखना था, ब्रेन के ऊपर, तो उसने क्या लिखा, ब्रेन इज सच अ थिंग व्हेन टू पीपल फाइटिंग ब्रेन सेज नो फाइटिंग। बराबर है। अरे यार क्या लिखते हैं मतलब बच्चे। इसकी पूरी फजती की हाँ सर ने उसको खड़ा किया। यस प्लीज खड़े हो जाओ, टाइम नोट कर। मैं बच्चे को बाद में जब वीडियो खत्म होगा मैं नाम के साथ बताऊंगा, है ना। और ये 55-15 पे था, उस लड़के को भी बोलेंगे ये वीडियो देख बेटा, समझ रहे हो, वो एग्री करेगा, ठीक है ना। और एंड सम क्रॉप्स आर ग्रोवन इन विंटर सीजन, और वो रवि क्रॉप है, कॉल्ड द रवि सीजन फ्रॉम, भाई कब आता है बेटा विंटर, नवंबर से ले लो और थोड़ा फरवरी मार्च अप्रैल जो लगे लगा लो। यहाँ पे पैडी उगाया जाएगा बेटा, ठीक है। देखो पहले बता दूं, पैडी को थोड़ा बरसात विट से ज़्यादा चाहिए, तो वो मॉनसून क्रॉप है, ठीक है। पैडी इज ऑलवेज अ मॉनसून क्रॉप, यानी खरीफ क्रॉप। तो सबसे पहले हम जितने भी क्रॉप्स की चर्चा करेंगे हम खरीफ क्रॉप के बारे में करेंगे, ठीक है ना। खरीफ क्रॉप यानी मॉनसून क्रॉप, क्यों, क्योंकि गांधी को बरसात पसंद है, टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग, मॉनसून, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना। और विंटर क्रॉप यानी रवि क्रॉप, कोई डाउट है, विंटर क्रॉप यानी रवि, वाइट, ठीक है। कॉल्ड रवि सीजन। अब पैडी खरीफ क्रॉप, सोयाबीन खरीफ क्रॉप, पिजियन खरीफ क्रॉप, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स। तो बेसिकली पेड़ी, वो जो हमारे पता है स्टार्टिंग में हम जब पढ़े पेड़ी यानी वो सीरियल्स के बारे में, तो एक, फिर सोयाबीन ये ऑयल है, पिजियन पी, मेज, कॉटन, काफ़ी सारी चीज़ें, पल्सिस के नाम मोस्टली खरीफ क्रॉप्स में आ गए, वेर एज वीट, फिर ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिंसीड और रवि क्रॉप्स। आपको याद रखना है, हर एक चीज़ को मैं न्यूमेरिक्स नहीं बना दूंगा, कुछ अपना भी दिमाग लगा लो। क्यों, क्योंकि एम.के. गांधी को मॉनसून पसंद है, टेडिंग टिंग टिंग। जा रहे हो बेटा, ओके बाय बेटा, पढ़ना नहीं है बेटा, वीडियो देख लेना बाद में, ठीक है। टेडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग, पढ़ाई कौन नहीं होगा, मैं सही बोलूँ, हाँ बेटा बाय। क्या बात है, क्या बात है, मेरे को पता था आवाज करोगे आप। एक सेकंड बच्चों, कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ ही हूँ, ठीक है ना। तो ये ऐसे ऐसे 2 मिनट बेटा, 2 मिनट है ना, वेट फॉर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के लिए वेट करो। टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग, टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग, हम तुमसे जुदा हो जाएंगे, बोलो कैसे रह पाएंगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, उसे मिल नहीं पाएगा, टिंग टिंग टिडिंग टिंग 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 टिंग। ओके 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 ओके, 30 सेकेंड्स हो गए बेटा, हो गए, चलो वी आर रेडी। समझ रहे हो। इन इंडिया, भारत में देर हैज बीन अ 4 times इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 1952 टू 2010 विथ ओनली 25 इंक्रीज इन द कल्टिवेटेड लैंड एरिया। ये आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ठीक है ना। क्या बताते हैं, देखो जैसे मेरे पास पहले 100 एकड़ की ज़मीन थी, एकड़, ठीक है, सुन रहे हो ना, बराबर है। और इसके अंदर मैं 100 किलो गेहूं उगाता था, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने मेरी ज़मीन को 25 प्लस किया, 25 एकड़ और नहीं खरीदी, यानी देखो 100 का 25% क्या होता है, 25% क्या होगा, 25। तो मैंने ज़मीन का, अब मेरे पास 100, मैंने सिर्फ और सिर्फ 25% बढ़ाया, और मेरा जो वीट का प्रोडक्शन था 4 गुना हो गया, मतलब और 300 बढ़ गया, 300 4 गुना, 100 का 4 गुना मतलब 400 हो गया।
मैंने थोड़ी सी ज़मीन 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेबल लैंड एरिया ऐड करके भारत ने, अब भारत पे आ गया, 4 टाइम्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब प्रोडक्शन मैंने इतना सारा बढ़ा दिया। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा तो कैसे डाउट रहेगा बेटा, क्योंकि सिग्मा सर को पढ़ाई पसंद है। टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। हाउ हैज दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड? ये कैसे हुआ? इफ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस। अगर हमने प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें, नीचे है मैं आता, हमने 3 स्टेजेस में ये काम किया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपकी पढ़ाई में शायद नहीं आता ये, बीटी सीड्स आते हैं, बीटी सीड्स का यूज़ करके, ठीक है ना, बीटी सीड्स का यूज़ करके गुजरात जो है वो कॉटन के प्रोडक्शन में नंबर 1 बना है, ठीक है, नंबर 1 बना है इंडिया में। बाकी की बातें बाद में करेंगे। कोई डाउट है आपको? तो ये हमने सीड्स का साइंटिफिक यूज़ किया, एक नए इम्प्रूव्ड सीड्स से। इफ़ यू थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्विंग फार्मिंग वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस। द फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग, इसी के बारे में बात करी थी। तो आप अच्छे सीड्स लोगे तो आपको प्रोडक्शन भी क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। द सेकेंड इज द नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। दूसरा होता है उसको अच्छे से ध्यान रखना, नर्चरिंग, देखभाल करना, ठीक है ना। जैसे आप अपने बच्चों की देखभाल करते हो, वैसे नर्चर करते हो, है ना, वैसे ही आप अपने क्रॉप प्लांट्स को भी देखभाल करो। द थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम लॉस। जो प्लांट्स उग रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंगो के प्लांट के ऊपर गोगी नहीं चढ़ गया था उसको खाने के लिए, गोगी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उसको प्रोटेक्शन भी देना है, एट द सेम टाइम जो कटा हुआ हार्वेस्टेड साइड पे रखा है उसको भी नुकसान से बचाओ। कोई डाउट है? मैं एवरी लाइन पढ़ा रहा हूं, हाँ बेटा। थस द मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। ये कैसे होगा बेटा? सीड्स अच्छे से यूज करोगे तो वेराइटी इंप्रूव होगी। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, ये कैसे होगा बेटा? नर्चर करो अच्छे से। और प्रोटेक्शन कैसे करो? गोगी को नहीं घुसाना, टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग, गोगी को दूर है रखना, टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। कैन बी वेराइटी, वेराइटी मतलब क्या बेटा? सीड्स, है ना। देखो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है बेटा, नहीं तो मैं पार्ट 2 नहीं बनाऊंगा। मैं कसम से बोल रहा हूँ बेटा, मैं पार्ट 2 बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है बेटा कि सर जल्दी जल्दी बनाओ पार्ट 2। कोई डाउट है बेटा? नहीं है, नहीं तो पार्ट 2 नहीं बनेगा। टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। कोई डाउट है बेटा? कैसा? टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। सर ये सॉन्ग कहाँ से सीख के आए हो? हर एक वीडियो में होता है। ये हमारा स्वैग है। ये क्या है बेटा? स्वैग ऑफ सिग्मा सर। ओ गाइस, कभी कभी मेरी मम्मी वीडियो देखती है, मम्मी बोलती है क्या क्या बोलता है कानू, है ना। मेरा नाम, हाँ यस, मेरा नाम सिग्मा सर है, मेरा नाम निखिल द ग्रेट है। एंड एट द सेम टाइम यस, मम्मी मुझे कनू बोलती है, कनू भी बोलती है, कभी कभी काना भी बोलती है। इट्स ओके, समझ रहे हो? टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वेराइटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। ये अप्रोच उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ऐसी कोई क्रॉप वेराइटी मिल जाए जिससे हमें बहुत अच्छा यील्ड मिले। गुड यील्ड मतलब क्या? गुड यील्ड मतलब क्या? जो प्रोडक्ट्स पहले ही बताया, यील्ड मतलब जो आखिरी में आपको मिलने वाला है। अब आपने सीड्स मतलब बहुत सारे डाल दिए लेकिन आधे सड़ गए तो आपको रिटर्न कम मिलेगा, कम चीज़ें उगेगी। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। वेराइटीज और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड, उसकी जो प्रजातियां होती है, बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज रेजिस्टेंस। देखो आप समझो, जैसे कि किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो सबसे हम पूछते हैं कैसा है उसका हेल्थ, कैसा है, हेल्थी है, मतलब कोई बीमारी है कि नहीं है। और फिर 3 महीने तक अगर उसको बीमारी नहीं हो रही है तो उसका डिसीज रेजिस्टेंस अच्छा है उस लड़के का, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता। बीमारियों से, डिसीज रेजिस्टेंस मतलब क्या? बीमारियों से लड़ने की क्षमता, ठीक है ना। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। तो अगर कोई वेराइटी, कोई सीड्स आप यूज करते हो, वेराइटीज और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे? जैसे कि डिसीज रेजिस्टेंस,
मतलब कि जब के कोई क्रॉप बड़ा हो रहा है, उग रहा है, तब उसके अंदर कोई बीमारी ना घुस जाए, उसकी वजह से वो सड़ जाता है। आपने देखा होगा काफ़ी बार के काफ़ी क्रॉप्स सड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। पल्सेस भी आपने देखे होंगे, सड़े हुआ एक अच्छा ना आ जाएगा जिसके अंदर टोक्का होता है। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, मतलब आपका जो क्रॉप है उसके, मतलब आपने जो आपके खेत के अंदर अगर कोई फर्टिलाइज़र का छिड़काव किया, ठीक है, तो उससे आपका क्रॉप रिस्पॉन्स, फर्टिलाइज़र का स्पेलिंग पूरा नहीं लिखा जा रहा है और यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस फर्टिलाइज़र से, उस फर्टिलाइज़र को क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे आप जब बीमार पड़ रहे हो तो आपको कोई दवाई देते हैं, ठीक है ना, आपको कोई दवाई देते हैं, तो वो क्या वो दवाई से आपको अच्छा होता है कि नहीं होता है, आप रिस्पॉन्ड करते हो कि नहीं करते हो, ये ऐसा बोलना चाहते हैं। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र मतलब क्या, दवाइयों का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट क्वालिटी, आपकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है प्रोडक्ट की। हाई यील्ड्स, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है, ठीक है ना। मैं फिर से देख लेता हूँ। दिस अप्रोच, ये जो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट है, ये जो अप्रोच है डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वेराइटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। ऐसी जैसे हमने बोला ना बीटी सीड्स, तो उससे जो कॉटन उगेगा वो अच्छा उगेगा। वेराइटीज और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स, उसकी जो अलग अलग प्रजाति है, कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस, ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। मच्छर की ब्रीडिंग पाई जा रही है, मतलब वहाँ पे मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना, ब्रीडिंग वर्ड है, कोई इश्यू नहीं है, मैंने बाईपास ही किया वर्ड को। फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, उसका डिजीज रेजिस्टेंस क्या है, मतलब वो खुद अपने आप को बीमारी से बचा पा रहा है। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र है कि नहीं है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है। जैसे आपको हाफूस केरी पसंद होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। और हाई यील्ड्स, मतलब कुछ ज़्यादा हमें रिटर्न मिल जाए, समझ रहे हो। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वेराइटीज इज बाय हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दो चीज़ को। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जैसे आपने देखा होगा जर्सी काऊ के बारे में सुना है, ठीक है, तो ये एक हाइब्रिड काव है, मतलब दो प्रजाति को, जैसे कि इंडियन काव है और अमेरिकन काव है, इनकी शादी करवा दो तो उनका जो बच्चा होगा वो क्या हो गया, हाइब्रिड बच्चा हो गया, समझ रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, समझ रहे हो चीज़ों को। तो एक ऐसा रास्ता है, वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग, मतलब उनके अंदर डालना, घुसाना, ठीक है, मेरे वर्ड में। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजायरेबल कैरेक्टर्स मतलब हमें क्या चाहिए था, वो जो क्रॉप हम उगा रहे हैं वो डिजीज रेजिस्टेंस है, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर से, प्रोडक्ट क्वालिटी है और हाई यील्ड्स दे रहा है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अगर घुसाना है तो उसका एक रास्ता है, वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वेराइटीज इज बाय हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिड कर दो, क्या कर दो बेटा, हाइब्रिड कर दो, मिक्स कर दो। हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मैंने उसका एग्जांपल दिया एनिमल्स का, हाइब्रिडाइजेशन रिफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जीनेटिकली डिसिमिलर, मैंने बोला ना अमेरिकन काउ प्लस इंडियन काउ को शादी करवा दो, सेम ओवर। हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब कुछ मिक्सिंग फिक्सिंग करना है, रिफर्स टू क्रॉसिंग किसके बीच में, बिटवीन, आया जीनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, जो जीनेटिक्स जीने के अलग अलग होते हैं, जीनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को अगर हाइब्रिड करवा दो, अगर क्रॉसिंग करवा दो, तो जो भी नया प्लांट होगा उसके अंदर कोई नए कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ठीक है ना। दिस क्रॉसिंग मे बी इंटरवेरिएटल, ठीक है ना, ये जो क्रॉसिंग होगा वो मतलब वेराइटी कैसा हो गया, इंटरवेरिएटल, इंटर मतलब बिटवीन, डिफरेंट वेराइटीज, अलग अलग वेराइटीज के बीच में हो सकता है। इंटरस्पेसिफिक, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस, जो डिफरेंट स्पीसीज है सेम जीनस, जैसे हमने काउ के बारे में बात करी, काउ टू काउ हो गया, ठीक है ना, सेम, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक मतलब स्पीसीज मतलब प्रजाति, बिटवीन टू प्रजाति ऑफ सेम जीनस, बराबर है। और इंटरजेनरिक बिटवीन डिफरेंट जेनरा, मतलब पुरानी और नई, ठीक है, इंटरजेनरिक, जेनरा ही आपने चेंज कर दिया। अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड अ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। 1 घंटे 9 मिनट का ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, मेरे को यहाँ पे कट ऑफ करना पड़ेगा और यहाँ से मैं वापस रिवाइज और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मुझे अर्जेंटली इसको कट ऑफ करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा भूख भी लगा है और 1:09 हो गई है,
1 घंटे से ज़्यादा तकरीबन हम वीडियो ज़्यादा नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। सी यू गाइज, मैं बहुत जल्दी आऊँगा आपके लिए, सेकंड पार्ट लेके आऊँगा गाइज, है ना। और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, जस्ट ये वीडियो आपके लिए यहाँ से एटलीस्ट नॉलेजेबल रहेगा, समझ रहे हो। सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। जय श्री कृष्ण गाइज।